नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल ईरान का पुल उड़ाया गया था। ईरान में जो मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल था वो अमेरिका ने उड़ा दिया था और उसके बाद ट्रंप ने बहुत खुश होकर उसका वीडियो लगाया था ट्रूथ सोशल पर और लिखा था कि हमने ईरान का ये सबसे बड़ा जो पुल था उसको उड़ा दिया, ब्रिज को उड़ा दिया, अब हम ये उड़ाएंगे वो उड़ाएंगे, डील कर लो। ऐसे धमकी देने से डील नहीं होती है। ईरान इसके लिए तैयार था और ईरान ने आज जो पलट के हमले किए हैं, आज दिन में, अभी जब मैं ये बात कर रहा हूं तो आधे पौने घंटे पहले, आज यानी 3 मार्च को आधे पौने घंटे पहले, यहां जब 11-12 बज रहा था इंडिया में, उस हिसाब से आप टाइम जोड़ लीजिए, जो हमले किए हैं इजराइल के ऊपर वो इतने जबरदस्त हैं कि छुपाने से भी नहीं छुप रहे। लेकिन इजराइल के ऊपर हुए हमलों से पहले अमेरिका का एक और फाइटर जेट गिराया गया है। शुरू में यह दावा हुआ कि यह F-35 है। उसके जो टुकड़े गिरे हुए थे उससे अंदाज लगाया गया कि F-35 है, लेकिन बाद में यह पता चला कि यह F-35 तो नहीं है, लेकिन F-15E है। F-15E का अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि एक F-15E जो है वो $94 मिलियन के आसपास का है। $94 मिलियन के आसपास का F-15 आज सुबह सुबह ईरान ने गिराया है। उसके टुकड़ों की तस्वीरें आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं। मैं स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप अंदाज लगा लेंगे कि F-15 को किस तरह से गिराया गया है और अमेरिका का यह कितना बड़ा 94 मिलियन का नुकसान बड़े आराम से एक बार में ईरान ने कर दिया। जो पुल में आपने ईरान का नुकसान किया था उसका बदला तो इस फाइटर जेट को गिराकर ही ईरान ने ले लिया। अगर तेहरान टाइम्स का डेटा हम देखें, जो तेहरान टाइम्स ने डेटा दिया है, तो अभी तक 9 जेट गिरा चुका है अमेरिका का ईरान। 4 F-15 गिराए हैं, जिसमें से 3 कुवैत में गिराया गया है और एक तेहरान में। 2 F-16 गिराया गया है, एक सेंट्रल ईरान में और एक साउथ ईरान में। एक F-18 गिराया गया है दक्षिण ईरान में और 2 F-35 गिराए गए हैं, एक साउथ में और एक सेंट्रल में। अब आप अंदाजा लगाइए, ये सारे जो जितने प्लेन्स का मैंने नाम लिया, जेट्स का नाम लिया, ये सारे 100 मिलियन के रेंज के हैं। आप सोचिए अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचा चुका है। और जो ट्रंप दावा कर रहा था कि ईरान के पास कोई एयर डिफेंस बचा ही नहीं है, वो आज देख रहा होगा, अगर उसको दिखाया गया होगा, कि उसका 94 मिलियन, $94 मिलियन का F-15E ईरान की जमीन पर गिरा हुआ है। उधर इजराइल की अगर बात करें तो तस्नीम न्यूज का दावा यह है कि मोसाद का जो हेडक्वार्टर है, अभी तक तो मोसाद की अलग अलग जगहों पर हमले हुए थे, लेकिन मोसाद का जो हेडक्वार्टर है वो पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। जो वीडियो आ रहा है, अगर वो वीडियो सही है तो लग ये रहा है कि ये पूरी बिल्डिंग बुरी तरह से जल गई है और खत्म हो गई। इसके अलावा हाइफा पर फिर से हमला हुआ है और हाइफा में काफी सारी आग देखी गई है, टूटे फूटे इलाके देखे गए हैं। सुबह जो वीडियो आया था उस वीडियो में बहुत क्लियर नहीं हो रहा था कि किस जगह पर कहां हमला हुआ है, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि हाइफा के अंदर हमला हुआ है। यानी केवल अगर आज की बात देखें तो अमेरिका का एक जेट गिरा दिया, उसके अलावा मोसाद का हेडक्वार्टर जला दिया और हाइफा के अंदर जबरदस्त तोड़फोड़ हुई है ईरान की मिसाइलों से। दरअसल CNN में खबर आई है और वो खबर ये बताती है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां जो कल तक कह रही थी कि 10% बचा है, 5% बचा है, उनका कहना यह है कि ईरान के पास 50% मिसाइलें बची हुई हैं। यानी इतनी जंग के बाद भी आधी मिसाइलें बची हुई हैं। इसका मतलब क्या है कि जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं ईरान के सारे हथियार खत्म कर देने के, वो बेकार की बात है। ईरान लगातार अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। मिडिल ईस्ट में अलग अलग इलाकों पर मिसाइलें चली हैं, इजराइल पर मिसाइलें चली हैं, तो मिसाइलें खर्च तो हो ही रही हैं। वैसे भी मिसाइलें बैंक बैलेंस की तरह संभाल के रखने के लिए तो नहीं है, नहीं। मिसाइलें तो ऐसे वक्त में इस्तेमाल करने के लिए ही हैं। तो ईरान मिसाइलों को इस्तेमाल तो कर ही रहा है। उसके अलावा कुछ जगहों पर जरूर अमेरिकी इजरायली हमले में मिसाइलें खत्म हुई होंगी, लेकिन लगता यही है कि ज्यादातर मिसाइलें अभी बची हुई हैं। यहां पर रुककर आप एक बात और सोचिए। चेचन्या के विद्रोहियों का वीडियो आया था, बयान आया था कि वो ईरान में घुसने को तैयार हैं। अगर अमेरिका की आर्मी वहां जमीन पर पैर रखेगी, बूट ऑन द ग्राउंड करेगी, तो चेचन्या के लोग, चेचन्या के जो विद्रोही हैं, जो जाने जाते हैं खूंखार अपनी लड़ाई के लिए, वो ईरान के अंदर आकर अमेरिका का मुकाबला करने को तैयार है। अब आप सोचिए कि क्या बिना रशिया के सहमति के चेचन्या के
विद्रोही ईरान के अंदर आ सकते हैं? नहीं आ सकते। रशिया के बॉर्डर पर ही उनको मार डाला जाएगा। यानी सीधी सी बात है कि रशिया ने उनको ग्रीन लाइन दी हुई है कि अगर ईरान के ऊपर मुसीबत बढ़ती है तो तुम लोग ईरान में जाओ, सीधे रशियन सेना नहीं जाएगी, लेकिन चेचन्या विद्रोही वहां पर जाएं और लड़ाई लड़ें। इसी तरह से आप सोचिएगा कि चाइना क्या इस समय ईरान को मिसाइलें नहीं पहुंचा सकता है? इतना बड़ा बॉर्डर लगा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान से ईरान का, क्या उस रास्ते से चाइना मिसाइलें नहीं पहुंचा सकता है? क्या पाकिस्तान मना कर पाएगा? या फिर क्या जो उसके जहाज चल रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चाइना के जहाज को न रोक सकता है कोई? ईरान तो रोक नहीं रहा है, तो कोई और रोक नहीं सकता और कोई उसकी जांच नहीं कर सकता। तो क्या यह मुमकिन नहीं है कि उन जहाजों से मिसाइलें भी पहुंचाई गई हों? इंटेलिजेंस वगैरह की बात तो चल ही रही है। तो इतना दिमाग में रखना चाहिए कि ईरान अगर इस तरह से लगातार रोज मिसाइल अटैक कर रहा है, कभी ओरेकल को उड़ा दे रहा है, ओरेकल का डेटा सेंटर यूएई में उड़ा दे रहा है, कभी अमेज़न का डेटा सेंटर बहरीन में उड़ा दिया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि ईरान के पास मिसाइलों की फिलहाल कोई कमी नहीं है। इस गलत फहमी से अमेरिका और इजराइल को बाहर निकल जाना चाहिए कि ईरान के पास मिसाइलें खत्म हो गई हैं। चिंता यह करनी चाहिए कि उनके पास इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए हैं। जिस तरह से हाइफा हो, तेल अवीव हो, रमात गेन हो, जो भी इलाका हो, वहां पर जिस तरह से मिसाइलें जा रही हैं और सीधे जमीन पर हिट कर रही हैं, बहुत साफ समझ में आ रहा है कि इजराइल और अमेरिका कितना भी शोर मचा लें, कितनी भी खबर फैलाने की कोशिश करें कि ईरान के पास मिसाइलें खत्म हो गई हैं, ना तो ईरान के पास मिसाइलें खत्म हुई हैं और ना ही ईरान लड़ाई से पीछे हटने वाला है। जमीन पर उतरने की इनकी प्लानिंग है। जब जमीन पर उतरेंगे तो ईरान जमीन पर भी उतना ही मुकाबला करेगा। दरअसल जमीन पर उतरने से पहले दो खबरें बड़ी आई हैं और उन दोनों खबरों को समझना चाहिए। ईरान में जो बलोच इलाका है, पाकिस्तान से लगा हुआ बॉर्डर जो है, वहां की महिलाओं का वीडियो आया है जिन्होंने कहा है कि हम ईरान के साथ मिलकर ईरान के दुश्मनों से लड़ने को तैयार हैं। बलोचों ने पहले भी अपना वीडियो जारी किया था। तो यह उम्मीद करना कि बलोच ईरान के खिलाफ जाएंगे या कोई विद्रोह करेंगे जिससे सरकार पलटने की कोई कोशिश कर पाएगा अमेरिका या इजराइल, यह बेकार की बात है। बलोच पूरी तरह से ईरान के साथ है। रहा सवाल कुर्दों का, मैं पहले भी बता चुका हूं कि कुर्दों ने लगभग यह प्लान कैंसिल कर दिया है। टर्की ने प्रेशर डाला था कि अगर कुर्द ईरान की तरफ बढ़ेंगे तो हम कुर्दों के ऊपर हमला कर देंगे। दूसरा जो ईरान से जुड़ा हुआ कुर्दों का इलाका है, पेशमेगरा जिसको कहते हैं, कुर्दिश पेशमेगरा, वहां के कुर्दों ने बहुत साफ कहा है कि ईरान के खिलाफ अगर इराक से या बाकी जगहों से जो कुर्दिश इलाका है वहां से आएगा कोई और ईरान के खिलाफ लड़ने की कोशिश करेगा तो हम ईरान के साथ मिलकर लड़ेंगे। इससे यह मिथ भी टूट गया है कि सारे कुर्द जो हैं वो ईरान के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। बहुत साफ है कि जो ईरानी कुर्दिश आबादी है वो ईरान के साथ है। ये दो खबरें ये बताती हैं कि ईरान के अंदर जो बवाल क्रिएट करने के लिए ये बलोचों और कुर्दों पर बहुत ज्यादा डिपेंड थे, वो भी पूरी तरह से फेल हो गया है। ना तो बलोच इनका साथ देने वाले हैं, ना ही कुर्द इनका साथ देने वाले हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि चेचन्या के जो विद्रोही हैं वो आ जाएं और अमेरिका की आर्मी को उन खूंखार विद्रोहियों का भी मुकाबला करना पड़े। उधर आप देखिए कि यह लड़ाई 3 जगह फैल गई है। कम से कम 3 मोर्चों पर यह लड़ाई चली गई है। हूथियों ने 3 हमले अभी तक किए हैं और इस तरह से इन हमलों को करके बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो इस जंग में शामिल हो गए हैं। हूथियों का दावा है कि याफा वाले इलाके में उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है और दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया है। उनका दावा यह है कि उनकी मिसाइलें बिल्कुल निशाने पर लगी हैं और 3 बार वो हमला कर चुके हैं। जाहिर है आगे भी हमला करेंगे। हूथियों के बारे में हम जानते हैं कि भले उनको बहुत डेवलप ना समझा जाए, लेकिन उनके पास हथियार जबरदस्त हैं और धीरे धीरे वो अपना एंटे बढ़ा रहे हैं। ईरान ने अभी पूरी तरह से उनको शायद शामिल होने को नहीं कहा है। वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि इजराइल का जो डोम है, इजराइल की जो इंटरसेप्टिंग क्षमता है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। जितनी ज्यादा खत्म हो जाएगी, मिसाइलें उतनी निशाने पर लगेंगी, तो यह तय है कि जंग आगे बढ़ेगी। तो हूथी अपने हमले बढ़ाएगा और इजराइल को इस फ्रंट पर भी सोचना होगा, जो इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। हूथियों ने यहां तक धमकी दी थी कि अगर यूएई ईरान के खिलाफ सीधे लड़ाई में जाएगा तो हम यूएई के अंदर घुस भी सकते हैं
और यह बेहद खतरनाक होगा। सऊदी अरबिया से आप जानते हैं 8 साल उन्होंने लड़ाई लड़ी लेकिन हार नहीं मानी। आज भी यमन के बड़े इलाके पर हूथियों का कब्जा है। मजेदार बात यह है कि मिडिल ईस्ट के जो दूसरे स्टेट जीसीसी कंट्रीज लगातार ईरान की मजम्मत कर रही थी, अब भी मजम्मत कर रही हैं। उनका एक बयान आता है और यह अल जजीरा ने छापा है। वो बयान कहता है कि जीसीसी कंट्रीज ईरान के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहती हैं। यानी मुमकिन है कि उनको पूरी तरह से समझ में आ गया हो कि अमेरिका हमारी और हिफाजत नहीं कर सकता। बेहतर यह है कि ईरान के साथ हम अच्छे रिश्ते बनाएं ताकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हमारी जहाजें भी चलती रहें और मिडिल ईस्ट पहले से ज्यादा सुरक्षित रहे, ईरान आगे अटैक ना करे। इस न्यूज पर बहुत डिटेल मेरे पास नहीं है, आई ही नहीं है, किसी के पास नहीं है कि इस मीटिंग में और क्या क्या हुआ। लेकिन यह बयान ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मजम्मत करने की जगह या ईरान पर गालियां बरसाने की जगह जीसीसी कंट्रीज कह रही हैं कि ईरान के साथ हम अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं। यह अपने आप में इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि अल अक्सा वाले मामले पर सारे अरब कंट्रीज ने बाकायदा बयान जारी करके मजम्मत की थी इजराइल की कि अल अक्सा मस्जिद को इतने दिनों से बंद रखा गया है। जॉर्डन के जो शाह हैं उनसे मिलना चाहते थे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उन्होंने अल अक्सा वाला बहाना बनाकर ही मना कर दिया मिलने से। इसके अलावा फलस्तीनी कैदियों को फांसी पर चढ़ाने का जो कानून बना है कि बिना कोई कोर्ट केस चले उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए, उसके खिलाफ भी सभी जीसीसी कंट्रीज ने एक बयान दिया है, कड़ी मजम्मत की है। अब कड़ी मजम्मत से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ सकते हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन इस समय जब लगातार वो ईरान की मजम्मत कर रहे थे, इजराइल की मजम्मत के बहाने ढूंढ पा रहे हैं, यह भी अपने आप में मजेदार और बड़ी बात है। और दूसरे जिस मोर्चे की मैं बात कर रहा हूं वो हिजबुल्लाह की बात कर रहा हूं। हिजबुल्लाह ने जिस तरह से इस बार मुकाबला किया है इजराइल का, 1 महीना हो गया वहां भी लड़ाई चलते हुए, जिस तरह से मुकाबला किया है और जिस तरह से नॉर्दर्न इजराइल को पूरा खाली करा के रखा है, लगातार नॉर्दर्न इजराइल पर हमला कर रहे हैं। मरकावा जैसा टैंक, $100 मिलियन का टैंक, इतना महंगा टैंक, कहा यह जा रहा है कि हिजबुल्लाह एक दिन में 70 से लेकर 100 मरकावा टैंक इनका तोड़ चुका है। लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार उसकी मिसाइलें गिर रही हैं। कहा यह जा रहा है कि कोऑर्डिनेटेड है, ईरान और हिजबुल्लाह एक साथ अटैक करते हैं, कोऑर्डिनेट करके अटैक करते हैं, ये इलाका तुम्हारा, ये इलाका हमारा, और इजराइल में जबरदस्त कहर बरसता है। लेबनान की सरकार उनके साथ नहीं है लेकिन फिर भी वो लगातार लड़े जा रहे हैं। उनका दावा है कि पिछले 24 घंटों में इजरायली बस्तियों, इजराइल की आर्मी यानी आईडीएफ पर, आर्मी के जो वाहन होते हैं टैंक वगैरह पर, और जो आर्मी के ठिकाने हैं उन पर 60 से ज्यादा हमले किए हैं। यह दावा है इजराइल का। वहां से लगातार इजरायली सैनिकों की लाशें लौट रही हैं। और हारिज में मैं एक बयान पढ़ रहा था जिसमें ऐसे ही किसी सैनिक के जो वहां मारा गया उसके बाप ने कहा है कि यह जो लेबनान वाली लड़ाई है वो बिल्कुल गलत है, वहां पर हमारे बच्चों की जान की इस तरह से बाजी नहीं लगानी चाहिए थी। अगर आपने पहले ही एक ऐसे आदमी को सर पे नहीं चढ़ाया होता जो फॉरएवर वार की बात करता है कि बस जंग चलती रहे, अगर आपने लेबनान में बेरूत में गिरते हुए मकानों का जश्न नहीं मनाया होता, अगर आपने गजा में मरते हुए बच्चों और गिरते हुए मकानों का जश्न नहीं मनाया होता, तो आपके बच्चे शायद जिंदा होते। आपने एक आदमखोर शेर को आदमी का मांस खिला खिलाकर इतना पागल कर दिया है कि अब वो जंग के बिना जिंदा न रह सके। और जब जंग होगी तो उसका क्या है? उसका लड़का तो आराम से मियामी में रहता है, अमेरिका में। मरेंगे तो आपके ही बच्चे। दरअसल सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो इजराइल के लोगों की ही है कि वो सड़क पर आएं और अपनी सरकार से कहें बस जंग बहुत हो गई, खत्म करो। अगर नहीं करेंगे तो जंग ऐसी ही चलती रहेगी और ऐसे ही उनके बच्चों की लाशें वापस आती रहेंगी बॉडी बैग्स में। तो फिलहाल ईरान तिकोना अटैक कर रहा है। हूथी, हिजबुल्लाह और ईरान तीनों अटैक एक साथ कर रहे हैं। अमेरिका की जहाजें और जेट्स गिरने का मतलब यह है कि एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के पास अभी है, खत्म नहीं हुआ है। और बूट ऑन द ग्राउंड का जहां तक सवाल है तो बूट ऑन द ग्राउंड अमेरिका के लिए बेहद खतरनाक होने वाला है। ईरानी तो हैं ही, ईरान के अंदर जो इनका प्लान था कि विद्रोह पैदा कर देंगे वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। तो यह जंग एक ऐसी जगह जा रही है जिसके लिए एक पत्रिका ने सवाल पूछा था, सुबह मैंने आपको कवर दिखाया था कि एग्जिट कहां से करोगे, निकलोगे कहां से।
ट्रंप को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, वो लगातार और ज्यादा फंसता चला जा रहा है। अभी तक ये खबरें हैं, आगे जैसे खबरें अपडेट होंगी मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।